हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग एक न्यू सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। एच सी वर्मा के सॉल्यूशंस को देखेंगे हम लोग। एच सी वर्मा के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, बिलीव मी, दे आर वेरी गुड फॉर चेकिंग योर कंसेप्ट्स और फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स और फॉर अप्लाइंग द कंसेप्ट्स। कि एक बार आपने पढ़ा किसी चैप्टर को, उसके बाद अगर आपको अपने कंसेप्ट्स को अप्लाई करना है या आपको थोड़ा शॉर्ट टाइम में आपको रिवाइज करना है कंसेप्ट्स, तो ये बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 दोनों में ही काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जेई मेंस के लिए तो बहुत ही रामबाण चीज़ें हैं ये। इनको आपको या जो भी बंदा है उसको डेफिनेटली लगाना ही चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैं स्टार्ट करूँगा। आज से हम लोग ये मोमेंटम कंजर्वेशन चैप्टर है, उसके क्वेश्चंस आज से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल डिटेल में देखेंगे एक्सप्लेनेशन की के साथ कि कुछ हिडन कंसेप्ट्स भी हैं उनको भी देखेंगे और कैसे कंसेप्ट्स को अप्लाई किया गया क्वेश्चंस में, क्या क्वेश्चन की क्या डिमांड है, वो सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग टू इक्वेशंस r इज इक्वल टू 1/m समेशन mi/ri और b है ACM इज इक्वल टू f/m। अब बोल रहा है इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग, ए इज़ करेक्ट, बी इज़ रॉन्ग, समथिंग समथिंग। तो आप देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। व्हाट इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम? हाँ, एक ऐसा फ्रेम जो कि किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, है ना, तो उसको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम को बोल देते हैं। अगर कोई फ्रेम है जो या तो स्टेशनरी है या अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर रहा है तो भी वो नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं होगा। बट अगर फ्रेम में कोई एक्सेलरेशन है और हम वहाँ उस फ्रेम में बैठ के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हम बोलते हैं उस फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम। और आपको मालूम है जैसे ही हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के एफबीडी बनाते हैं या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को एक सूडो फोर्स लगाना पड़ता है ना। सूडो फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है, इसको हम एफ सूडो बोलते हैं। तो ये देखिए, ये जो इक्वेशन है ACM इज इक्वल टू F/m, इसमें कुछ तो सूडो कि जैसा कुछ बताया नहीं है। एफ मतलब केवल एक एक्सटर्नल फोर्स एफ है, सूडो फोर्स नहीं है इसमें। तो इसके लिए ये थोड़ा स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ पे हमको सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा, है ना। एफ सूडो भी लगा दें, एफ प्लस एफ सूडो डिवाइड बाई एम, वो सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा। बाकी दूसरा जो इक्वेशन है ये देखिए, अगर आप सेंटर ऑफ मास की को फाइंड करने के लिए जो इक्वेशंस आती है उसको अगर ध्यान दें या याद करें तो वो बिल्कुल सेम है। समेशन mi/ri डिवाइड बाई कैपिटल M। तो ये इक्वेशन तो हर फ्रेम में वैलिड है, बस खाली आपकी जो RI है वो चेंज हो जाएंगे जैसे आप फ्रेम में दूसरे फ्रेम में गए। सपोज़ ये देखिए, आपको एग्जांपल के लिए देता हूँ। मेरा ये कोई फ्रेम है ना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। एक बंदा यहाँ पे A है, कोई बंदा यहाँ B से देख रहा है इसको, है ना। तो B के लिए देखिए x, ये मान लीजिए ये और 3 सेंटीमीटर है, तो B के लिए ये जो है x डिस्टेंस x चेंज हो जाएगा अगर मेरा ओरिजिन चेंज हो गया। तो अगर मैं इसको ओरिजिन यहाँ से ले लेता हूँ तो इसकी जो डिस्टेंसेस हैं वो चेंज हो जा रही हैं, है ना। बट ये इक्वेशन ये वैलिड रहेगी, हर फ्रेम में वैलिड है। आप अगर दूसरे फ्रेम में आ गए तो आपकी जो डिस्टेंसेस हैं दूसरे फ्रेम से काउंट होंगी और आप ये इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बी वाला रॉन्ग है, ए इज़ करेक्ट। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी नहीं थी, बस आप एक बार सूडो फोर्स को समझिए, नॉन नेचुरल फ्रेम को समझिए। एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है नॉन नेचुरल फ्रेम के ऊपर, आप मेरे वीडियोस में जाके उसको चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो। ठीक है, अब ये देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लीनियर मोमेंटम ऑफ द टू सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, अब द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। अच्छा, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट रह रहा है। तो क्या अगर मेरा
किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम अगर कांस्टेंट रह रहा है तो क्या इम्प्लाई करता है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा रेस्ट पे रहेगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है। मान लीजिए कोई बॉल है, ये एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका लीनियर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, बट सेंटर ऑफ मास भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो तो फिक्स नहीं रहेगा। तो ए इम्प्लाइज बी, ये तो गलत हो गया। अब अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास अगर किसी सिस्टम का रेस्ट पे है, मतलब उसमें वेलोसिटी कोई नहीं, ज़ीरो वेलोसिटी है, तो पहले भी ज़ीरो है, बाद में भी ज़ीरो रहेगी, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम तो कांस्टेंट रहेगा। तो बी तो इम्प्लाई कर सकता है ए को, बट ए डज नॉट इम्प्लाई बी। ईजी था, इस क्वेश्चन में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। थर्ड देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो, ओके। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो। ये भी वैसे ही इम्प्लाई वाला क्वेश्चन है। ए इम्प्लाइज बी एंड बी इम्प्लाइज ए। देखिए, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो। लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल जीरो हो के भी काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो हो सकती है। क्यों? क्योंकि लीनियर मोमेंटम, देखिए लीनियर मोमेंटम इज, ये वेक्टर क्वांटिटी है। लीनियर मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है। बट जो काइनेटिक एनर्जी है ये स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, ये किसी एनर्जी इस पे किस डायरेक्शन पे। कहने का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए दो पार्टिकल हैं, है ना, एक इधर वी से मूव कर रहा है, इसका भी मास सेम है, ये एक इधर वी से सेम वी से मूव कर रहा है, दोनों की वेलोसिटी जस्ट अपोजिट है। तो इसका जो लीनियर मोमेंटम हो गया वो तो ज़ीरो हो गया, बट इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर होगी, है ना। तो लीनियर मोमेंटम ज़ीरो हो गया, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं। बट अगर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, तो हर एक वेलोसिटी ज़ीरो होनी पड़ेगी, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा। तो बी डेफिनेटली इम्प्लाइज ए, बट ए डज नॉट इम्प्लाई बी। ठीक है, ईजी था क्वेश्चन। अभी देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए, काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे इंडिपेंडेंट नहीं होती। जैसे ही मैं किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठूंगा तो जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटीज़ भी चेंज हो जाएंगी, और जैसे कि हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के काइनेटिक एनर्जी को करते हैं कैलकुलेट, तो थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो जाती हैं, है ना। बट लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो लीनियर मोमेंटम, तो अगर हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ जाएं, है ना, तो उसमें हमारा लीनियर मोमेंटम हो सकता है किसी एक फ्रेम में लीनियर मोमेंटम हमारा कंजर्व हो रहा हो, बट अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ जाएं तो हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, ना, उसमें एक सूडो फोर्स हमारा लगने लगेगा। तो लीनियर मोमेंटम भी मेरे हिसाब से तो इंडिपेंडेंट नहीं होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ बॉडी आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ओरिजिन इज। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये इज अ गुड क्वेश्चन। टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या बोलता है कि अभी कई बार स्टूडेंट्स खटाक से बोल देते हैं आर। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला लगाया, क्या फॉर्मूला लगाया कि आर सी एम इज इक्वल टू M1R प्लस M2R प्लस M3R। मान लीजिए 3 पार्टिकल्स हैं, M1 प्लस M2 प्लस M3। यहाँ से ऊपर उन्होंने R कॉमन ले लिया, R कॉमन आ गया, M1 प्लस M2 प्लस M3 आ गया, डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 हो गया, और ये काट के क्वेश्चन आंसर आ गया R, है ना। बट R इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। क्यों? गलती कहाँ की आपने? आपको समझना पड़ेगा गलती कहाँ की। गलती देखिए, गलती यहाँ पे किया आपने। ये सब जो इक्वेशंस हैं आर ये वेक्टर फॉर्म में होती हैं, है ना। ये मान लीजिए ये ओरिजिन है हमारा, तो कोई एक पार्टिकल यहाँ पे है आर पे, डिस्टेंस ये आर है डेफिनेटली, बट यहाँ पे भी आर पे है, ये भी आर है। बट अगर अब जब मैं यहाँ लिखता हूँ तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है। ये जो है वेक्टर फॉर्म में है, तो ये जो आर है, ये जो आर है, डिस्टेंस तो सेम है, बट जब आप वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो थोड़ा सा चीज़ें चेंज होती हैं, है ना। अब ये आर से कम कैसे होता है, खाली हम ये देखते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। तो ये मान लीजिए एक साइड में आ रहा है, दूसरी साइड में आ रहा है, ऐसा ये भी हो सकता है,
दूसरी साइड में भी हो सकता है कोई पार्टिकल इधर भी हो, है ना। तो इस वाले पार्टिकल का आर एकदम नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया, तो ऊपर तो ये मान लीजिए 3 पार्टिकल है मेरे, M1 M2 और मेरा ये M3 हो गया। तो मैं ऊपर क्या लिखूँगा, M1 ये R है ना, और ये M2 के लिए क्या, M3 के लिए क्या होगा माइनस M3R हो जाएगा, ये प्लस ये M3 है, तो ये चलो M2 ले लेता हूँ, तो M3R1 क्या ये हो जाएगा डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। अब देखो यहाँ पे मैं R कॉमन लूँगा ज़रूर, लेकिन ये M1 माइनस M2 हो गया प्लस M3R, तो ये माइनस भी आ गया यहाँ पे, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं, ये R तो तब आएगा जब मेरे सारे मासेस ऐड होते जा रहे हैं, बट ये माइनस भी हो सकता है, माइनस हो रहा है मतलब ये R से कहीं कम आ जाएगा, है ना। आई होप क्लियर है, इसमें कुछ ज़्यादा बहुत डिफ़िकल्टी नहीं है, बट हाँ ये गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। स्टूडेंट्स आर को खड़क से आर लगा देते हैं M1 R करके, बट आपको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में लगाना है और अपनी एक सोच थोड़ा सा दिखानी है कि हाँ एक इधर भी है। मैं अज्यूम कर सकता हूँ, आई एम फ्री टू अज्यूम, भैया उन्होंने बताया नहीं, सारे पार्टिकल्स हैं जो आर डिस्टेंस में है, तो एक पार्टिकल यहाँ भी होगा, या एक पार्टिकल से क्या, एक पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसका भी जो रहेगा। अब सपोज अगर ये दोनों मासेस इक्वल हैं, मान लो इक्वल है, तो कैंसिल ही हो गए, तो खाली M3 बचा, तो M3 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 हो गया, तो ये हमेशा R से कम हो गया ये तो ऐसे आप सोच सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है, सर्कुलर प्लेट ऑफ ए डायमीटर D इज केप्ट ऑन विद, चलिए थोड़ा इसको साफ करते हैं। ठीक है, a circular plate of diameter D is kept in contact with the square plate of edge D as shown in the figure. The density of material thickness same। अच्छा इसका वो पूछा है, मैं आधा जब मैंने कॉपी किया तो आधा ही आया। इसका सेंटर ऑफ मास शायद पूछा हुआ है इसमें, अगर आप देखेंगे तो आगे, एक मिनट, ये ठीक है, इजी, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। ये इसकी रेडियस A है, इसका जो ये लेंथ A है, तो इसका जो एरिया देखेंगे, इसका एरिया है A², इसका एरिया है पाई A²/4, ये जो है लेस देन A² है, तो इसका जो मास होगा वो इसके मास से कम होगा। तो अगर मैं यहाँ से सेंटर ऑफ मास काउंट करूँ तो ये मास की तरफ यहाँ जाके घुस जाएगा, तो इस स्क्वायर के अंदर में जाएगा इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, है ना। कैसे, फिर से समझाता हूँ, जल्दी होगी थोड़ा सा, ठीक है। देखो इसका जो एरिया है ये तो A² है, इसका एरिया क्या है पाई A²/4 हो गया, थिकनेस सेम है तो इसका थिकनेस T कर दूंगा तो वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर तो मास आ गया, इसका थिकनेस T और डेंसिटी रो, है ना। बट आप देखो पाई की वैल्यू 22/7 3 पॉइंट समथिंग होती है, 3.14 या समथिंग ऐसे होती है, तो पाई/4 अगर मैं करूं तो ये तो लेस देन 1 है, इसका मतलब जो पाई A²/4 है ये लेस देन A² है ना। तो जो ये मास है ये इस वाले मास से, मतलब जो इसका जो मास है वो इस वाले मास से कम है, इसका मास ज़्यादा है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा दोनों का, जो ज़्यादा वाला मास है उसी की तरफ होता है। आप देख लीजिए, अगर आप कोई बड़ा मास लेते हैं, गृहस्थी से एक छोटा मास लिया, तो सेंटर ऑफ मास उनका इधर ही होगा। क्यों इधर ही होगा, अब कहीं से भी कट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, कहीं से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो सेंटर ऑफ मास होगा इसका इस बड़े मास की तरफ ही होगा, ठीक है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज द लीनियर मोमेंटम बट नॉट द काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल फोर्सेस कभी भी लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी बॉडी का। कैसे एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, ये सपोज ये भी इधर भी से मूव कर रहा है, ये भी इधर भी से मूव कर रहा है, इंटरनल फोर्सेस T लग रहा है, इधर भी T लग रहा है, रस्सी से बंधे हुए हैं। ये इंटरनल फोर्सेस दोनों बॉडी के लिए कॉमन हो जाएंगे, तो इस पूरी बॉडी का एज अ होल लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा और मूव करता रहेगा
जो वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो लीनियर मोमेंटम को चेंज नहीं कर पाएगा, बट काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है। कैसे कर सकता है? मान लीजिए एक ब्लॉक ये रखा हुआ है, इसको मैंने 2 ब्लॉक वाली स्प्रिंग से बांधा, इसको मैंने कुछ वेलोसिटी भी दे दी, तो ये स्प्रिंग खींचेगी, इसमें भी कुछ वेलोसिटी आएगी, तो इनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही हैं, बट इनका मोमेंटम एज ए होल, अगर ये किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखे हुए हैं, इनका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरनल फोर्सेस ही रहेगा। इंटरनल फोर्सेस विल नॉट चेंज द लीनियर मोमेंटम, बट दे कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी। वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। इस कंडीशन में एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी बात कर रहा है इधर भाई, ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं, वो टोटल एनर्जी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, 9th देखते हैं। अ बुलेट हिट्स a block kept at rest on a smooth horizontal surface and gets embedded into it, which of the following does not change? देखिए लीनियर मोमेंटम डेफिनेटली चेंज होता है। ब्लॉक का ही पूछ रहा है, बुलेट प्लस ब्लॉक का पूछता तो मैं कहता नहीं चेंज हो रहा है भाई, बट खाली ब्लॉक का पूछ रहा है तो डेफिनेटली चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी क्योंकि ब्लॉक पे वेलोसिटी डेफिनेटली आएगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं चेंज होगी, क्योंकि जब ये बुलेट इधर रखा हुआ है, बुलेट ऐसे आके इसमें मारी तो ये इधर को ही मूव करेगा हॉरिजॉन्टली, ऊपर की ओर मूव नहीं कर रहा है, इसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, चलिए फटाफट आगे देखते हैं। यूनिफॉर्म स्फीयर इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन इट डिस्टेंस। अब देखिए ये स्फीयर है जो कि एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, स्मूथ है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो अब इसमें क्या देखिए क्रक्स क्या है, स्मूथ है ये चीज़, ये है स्मूथ है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं रहेगा। मैं चाहे यहाँ से लगाऊँ, यहाँ से लगाऊँ, यहाँ से लगाऊँ, इस गोले को या स्फीयर को स्ट्रेट मोशन ही करना है ना, नहीं करना है। मैं ऊपर लगा दूँ तो हो सकता है गोला ऐसे घूमने लगे, बट यहाँ तो कुछ फ्रिक्शन नहीं है। इस डायरेक्शन में, लीनियर डायरेक्शन में केवल केवल एक ही फोर्स आएगा। अगर यहाँ फ्रिक्शन होता तो ये हो सकता है यहाँ पे एक आपका फ्रिक्शन फोर्स आ जाता, अगर प्योर रोलिंग में नहीं रहता है, प्योर रोलिंग में रहता तो वो भी नहीं आता। तो ये फ्रिक्शन फोर्स आता, क्या करता आप फ्रिक्शन फोर्स, इस आपके जो एफ है उसको चेंज कर देता, उसको एफ को तो कुछ नहीं करता, लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन है उसको चेंज करता। ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाती अगर हम यहाँ लगाते, यहाँ लगाते, यहाँ लगाते। तो अब फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं है तो मुझे, मैं कहीं भी लगा दूँ, मेरा जो एक्सेलरेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एच रहेगा। आप लगा के देख लो, फ्रिक्शन फोर्स कुछ ले लो और देखो, फिर एफ़ को पहले यहाँ लगाओ, फिर एफ़ को यहाँ लगाओ, देखो कुछ ना कुछ वैल्यूज आपकी अंतर आएगा, चेंज हो जाएगी। ठीक है, आगे फटाफट बढ़ते हैं। अ बॉडी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड अंडर ग्रेविटी ब्रेक्स इन टू पार्ट्स ऑफ अनइक्वल मासेस। अच्छा, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्ट्स टेकन टुगेदर शिफ्ट हॉरिजॉन्टली टूवर्ड्स। अब देखो हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, ये बॉडी है ऐसा गिर रहा है नीचे की ओर, यहाँ आके ये 2 पार्ट में टूट गया। तो जब ये 2 पार्ट में टूटा, यहाँ एक पार्ट ऐसे होगा, एक पार्ट ऐसे होगा, तो भी जो क्या है, इनकी जो उसमें है क्या बोलते हैं, इनमें कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, देयर इज़ नो हॉरिजॉन्टल फोर्स। इस वाले आप देखो, इस सिस्टम पे देखो, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। भले ही ये पार्टिकल इधर गया हो, ये पार्टिकल इधर जा रहा हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये दोनों वर्टिकल ही मूव कर रहे होंगे। ये दोनों पार्टिकल एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों इंडिविजुअली हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे होंगे, बट इनका जो सेंटर ऑफ मास है दैट विल नॉट मूव हॉरिजॉन्टली। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टिकल को अगर मिला दो तो जो ये इंटरनल फोर्सेस का टूटे हैं वो फोर्स तो काउंट ही नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का कोई मोमेंट नहीं होगा, तो जब सेंटर ऑफ मास का कोई मोमेंट नहीं होगा तो शिफ्ट भी नहीं होगा। ओके, 12वां क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। अ बॉल केप्ट इन अ क्लोज बॉक्स मूव्स इन द बॉक्स मेकिंग कोलिजन विद द वॉल्स। ठीक है, अब देखो एक बॉल रखा हुआ है एक बॉक्स में इधर इसकी दीवारों पे ऐसा ऐसा घूम घूम के फोर्स लगाता है, बट अगर मैं इस बॉल प्लस बॉक्स को एक सिस्टम ले लूँ तो ये जो यहाँ पे कोलिजन का जो फोर्स लग रहा है दैट विल बी इंटरनल फोर्स, है ना। तो वो इंटरनल फोर्स होगा, वो मोमेंटम को चेंज नहीं करेगा। तो इसके लिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास
ऑफ द बॉक्स प्लस द बॉल सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है? वेलोसिटी चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए। अब फोर्स है ही नहीं, क्योंकि जो कोलिजन का फोर्स है वो तो इंटरनल बन गया। भाई जब ये यहाँ पे आया, बॉक्स है, ये बॉल आके इधर टकराया तो बॉल ने इस पे फोर्स लगाया, फिर इस दीवार ने इस पे बॉल पे एक फोर्स लगा दिया। अब मैं बॉल प्लस दीवार को अगर एक ही सिस्टम पकड़ूँ तो फोर्स तो ज़ीरो हो गया, क्योंकि जितना फोर्स दीवार ने बॉल पे लगाया उतना ही बॉल ने दीवार पे लगाया उल्टा डायरेक्शन में। तो फोर्स ज़ीरो हो गया तो सेंटर ऑफ मास का भी मोमेंट ज़ीरो होगा, वेलोसिटी भी ज़ीरो रहे। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ज़ीरो नहीं, क्योंकि कुछ तो वेलोसिटी घूम रही है, मूव हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे रहेगी सेंटर ऑफ मास की? जैसे ये टकराएगा इधर तो ये बॉक्सा भी चलने लगेगा किधर, तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, 13वां देखते हैं। अ बॉडी एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू टू पीसेस ऑफ इक्वल मासेस, द पार्ट्स विल मूव। अब इक्वल मासेस में टूट गया, बॉडी रेस्ट में था, एक बॉडी ऐसा है रेस्ट में रखा हुआ है, अभी टूट गया इक्वल पार्ट में। अब इसमें कुछ फोर्स तो लगा नहीं, जो टूटा है वो इंटरनल फोर्सेस के कारण टूटा हुआ है। इंटरनल फोर्सेस के कारण टूटा हुआ है तो जो मोमेंटम पहले था वही पहले बाद में भी रहेगा, दोनों बॉडीज़ का। क्योंकि पहले मैंने इस पूरे बॉडी को एक बॉडी पकड़ा था ना, बाद में भी दोनों बॉडीज़ को ही मुझे एक सिंगल बॉडी पकड़ना पड़ेगा। मतलब दोनों बॉडी को एक बॉडी मान के हमको उसका एफबीडी या एक सिस्टम मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले हमारा दोनों सिस्टम क्या था, दोनों बॉडी का मिला के, बाद में हमारा सिस्टम क्या हो गया, वही जो सिस्टम था दो बॉडी में कन्वर्ट हो गया। तो दोनों बॉडी को एज अ होल मुझे एक सिस्टम पकड़ना पड़ेगा, और दोनों सिस्टम जब पकड़ूंगा तो मोमेंटम या रेस्ट पे ही रहेगा दोनों बॉडी इफेक्टिवली। कैसे रेस्ट पे रहेगा? तो अब अगर ये इधर वी से भाग रहा है तो ये इधर वी से भागेगा, ताकि जो इनका सेंटर ऑफ मास है वो उसी जगह पे रहे जहाँ पहले था। इसको जाने दो, कितना जाने दो, इसको भी कितना जाने दो, दोनों सिमिलर मास के हैं, सेम वेलोसिटी भागेंगे, सेंटर ऑफ मास नहीं भागेगा उनका। क्यों नहीं भागेगा? क्योंकि m1v1 ऐसा होता है ना, m v1 प्लस m v2, तो v1v2 सेम है, और अपोजिट डायरेक्शन में तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये हमेशा ज़ीरो ही रहेगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ज़ीरो रहेगी। इसके लिए जो दूसरा टुकड़ा है, ये दोनों टुकड़ों को अपोजिट डायरेक्शंस में भागना पड़ेगा इक्वल स्पीड्स के साथ। इक्वल स्पीड क्यों? क्योंकि दोनों का जो मास है वो भी इक्वली स्प्लिट हुए। वो लोग अगर अलग अलग मासेस में टूटते हो, सपोज एक बोलता कि एक m में टूटा, एक 2m में टूटा, तो मुझे इसकी वेलोसिटी v से भगाना पड़ता है इसको पीछे 2v से भगाना पड़ता, तब जाके इधर 2mv इधर 2mv दोनों मिला के ज़ीरो होते हैं, है ना। गुड। 18 19 अभी इधर ही कर लें या नेक्स्ट में रखें, ज़्यादा टाइम हो रहा है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। A heavy ring of mass m is clamped on the periphery of a light circular disc, small particle। अब देखिए इसमें जो है थोड़ा कन्फ्यूजन क्या हो रहा था कि जो इन्होंने बोला है, वी कंक्लूड दैट एन एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द सिस्टम, है ना। तो सिस्टम देखिए, ये जो सिस्टम इज रोटेट इन सच ए वे दैट द सेंटर, जो सेंटर है ना, ये सेंटर क्या है, ये सेंटर है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है ये। तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर एक सर्कल में घूम रहा है इन्फॉर्मेशन सोर्स से, तो डेफिनेटली उसमें एक mv²/r का फोर्स तो डेफिनेटली लगेगा। अब यहाँ देखिए m, सिस्टम का मास क्या हो गया, m+m, यानी कि 2m हो गया, तो 2mv²/r का एक फोर्स डेफिनेटली लग रहा होगा। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि सेंटर, कई बार आप लगता है इसमें ये सेंटर जो डिस्क का सेंटर नहीं, वो सेंटर नहीं है, ये पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, है ना। द क्वांटिटीज रिमेनिंग कांस्टेंट इन द कोलिजन आर, ये तो सिंपल है, मोमेंटम कंजर्व रहता है कोलिजन में, क्योंकि इंटरनल फोर्स रहता है जो कोलिजन का है। काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट रिमेन कंजर्व, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है आपकी टेम्परेचर या हीट एनर्जी में, तो टेम्परेचर भी चेंज होता है, ठीक है। न्यूक्लियस मूविंग वेलोसिटी भी इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, द पार्टिकल्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। इसमें देखिए बहुत अच्छा, पार्ट सी क्यों नहीं होगा, पार्ट डी ही क्यों होगा। तो अब देखिए जो बॉडी का इनिशियल मोमेंट था, मोमेंटम मान लीजिए वो था m/v था, है ना। अभी दो पार्टिकल में टूटा, m1 बाद में v1 हो जाएगा मोमेंटम, प्लस m2 हो जाएगा v2। तो ये जो है m1 प्लस v1 ये होना चाहिए m/v के बराबर। क्यों होना चाहिए? क्योंकि क्या है देखिए, एंड द रिमेनिंग न्यूक्लियस भी v1 प्लस v2,
है ना। बाद का जो मोमेंटम है ये है, पहले का मोमेंटम ये है, दोनों तो इक्वल होना है। क्यों इक्वल होना है? क्योंकि दोनों इस सिस्टम पे कोई फोर्स लगा ही नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, जो भी है इंटरनल फोर्सेस है, तो उसको तो काउंट करते नहीं हैं। तो ये देखिए, तो इसका मतलब m1v1 प्लस m2v2 ये डेफिनेटली v के पैरेलल होना है ना। क्योंकि दोनों ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है भाई, ये वेक्टर है मान लो 2v, तो ये वेक्टर मेरा हो जाएगा 4v, दोनों 2v 4v तो पैरेलल हो जाएंगे। तो m1v1 प्लस m2v2 इट हैज़ टू बी इक्वल टू m इंटू वी, और m इंटू वी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो ये वेक्टर वेक्टर तो खाली v है, इसका मतलब जो ये वेक्टर क्वांटिटी है इस v वेक्टर के पैरेलल तो होना ही है। नहीं पैरेलल होगा तो ये कभी भी बराबर नहीं हो पाएंगे। दूसरा, अब ये क्यों नहीं हो पा रहा है v1 प्लस v2 v के पैरेलल क्यों नहीं है? देखो भाई, यहाँ थोड़ा सा आप वेक्टर का ज्ञान यूज़ करो तो आपको समझेगा। मान लो मेरा एक ये था v1 और ये था मेरा v2, तो ये मेरा हो गया, ये हो गया। अच्छा ये, हाँ एक मिनट, बढ़िया है ये, अच्छा सवाल इसीलिए बोला मैं। अब अगर मैं यहीं पे देखूं, थोड़ा सा इसको साफ करता हूँ, है ना। ये मान लो कोई m1 था, एक कोई ये m2 था। अब मैं अगर इसी m1 इसको कांस्टेंट रखूं और इसी में ये थोड़ा बड़ा कर दूं, है ना, m2v2 का वेक्टर थोड़ा बड़ा कर दूं, ये m1v1 है, तो मेरा जो ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर ये भी चेंज रहेगा। अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है, देखिए ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। ये यहाँ पे ये था रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब m1v1 प्लस m2v2 था ये। अब यहाँ पे ये हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2। तो ये देखिए रिजल्टेंट वेक्टर चेंज हो रहे हैं m1 और m2 लगा के, m1 और m2 पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसके लिए v1 प्लस v2 ये v के पैरेलल नहीं होगा। अगर मैं खाली v1 प्लस v2 करूँ तो ये तो कोई वेक्टर आएगा, ऐसा आएगा, बट ज़रूरी नहीं कि जो m1v1 और प्लस m2v2 का वेक्टर तो कि ये वाला वेक्टर है, वो ये वेक्टर है हमारा जो कि v के होना चाहिए पैरेलल, ना कि ये वेक्टर मेरा पैरेलल नहीं होना चाहिए, उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं मेरा, है ना। तो ये वेक्टर से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें। ये क्वेश्चन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन ही सही है। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन था। अब जल्दी से 17 क्वेश्चन देखते हैं। सेल इज फायर्ड फ्रॉम ए कैनन विद वेलोसिटी वी, ये भी इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए पहले। एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द पार्ट इज एक्सप्लोड इन 2 पीसेस ऑफ इक्वल मासेस, 1 पीस ट्रेसेस पार्ट बैक टू कैनन। अब देखो यहाँ पे था, तो ये जो इसको मालूम है वी कॉस थीटा आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ जब आया हाईएस्ट पॉइंट पे तो टूट गया, टूट के क्या हुआ, जो दूसरे 2 पार्टिकल टूटा तो एक पार्टिकल तो बैक ट्रेस किया, मतलब इसकी वेलोसिटी जस्ट रिवर्स हो गई। ये वी कॉस थीटा था तो ये बस रिवर्स में वी कॉस थीटा हो गया, तभी ये इस पाथ को फॉलो करेगा। अच्छा, अब ये वी कॉस थीटा बन गया। अब दोनों का मास क्या इक्वल है? हाँ इक्वल है। तो देखिए जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोमेंटम है एम वी कॉस थीटा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब इधर देखिए इसका जो मोमेंटम देखिए m/2 वी कॉस थीटा, लेकिन ये माइनस में होगा क्योंकि ये उल्टा है। तो इसको मुझे 3/2 एम वी कॉस थीटा होना ही पड़ेगा ताकि इनका जो समेशन है वो एम वी कॉस थीटा आ जाए। तो वेलोसिटी मेरी 3/2 कॉस थीटा होगी। ये आप इजीली इसको कर सकते हैं, 3/2 एम वी कॉस थीटा। ठीक है, 17 क्वेश्चन हो गए। 18-19 ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है, ये तो मालूम है, इन इलास्टिक में नहीं होती। तो आशा है आपको वीडियोस जो एक्सप्लेनेशन दिया मैंने, ट्राई किया कि भाई अच्छे से समझ में आए। अगली क्लास में हम लोग इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव 2 के सॉल्यूशंस देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।